Data that are discussed in this video are taken from annual report, presentation, and call transcript available on NSE and BSE website. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. अब बात करते हैं थ्री व्हीलर मार्केट की। ये टू व्हीलर से बहुत अलग बिजनेस है। थ्री व्हीलर मार्केट दो कोर यूज केसेस में स्प्लिट है। पहला, पैसेंजर थ्री व्हीलर्स। ये शेयर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं अर्बन और रूरल एरियाज में। ऑटो रिक्शाज, शेयर ऑटोज, ये टैक्सीज और बसेस से compete करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वेल सूटेड हैं, स्पेशली कंजेस्टेड लोकेशंस में। जहां कार नहीं जा सकती वहां ऑटो जा सकता है, यही इसका एडवांटेज है। दूसरा, कार्गो थ्री व्हीलर्स। लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सर्व करते हैं। छोटी डिलीवरीज, लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट, सब्जी मंडी से दुकान तक, वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक। और स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ डायरेक्टली ई कॉमर्स ग्रोथ से लिंक्ड है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जेप्टो, ब्लिंकिट ग्रो हो रहे हैं, लास्ट माइल डिलीवरी व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। बहुत सारी थ्री व्हीलर परचेजेज इनकम जनरेटिंग डिसीजंस हैं, सिर्फ पर्सनल मोबिलिटी नहीं। जब कोई ऑटो खरीदता है वो उससे रोजी रोटी कमाने के लिए यूज़ करता है। डेली पैसेंजर्स ले जाता है, डेली इनकम अर्न करता है। इसका मतलब डिमांड स्लोअर इकोनॉमिक पीरियड्स में भी ज़्यादा रेजिलिएंट होती है, क्योंकि ये एक लाइवलीहुड एसेट है, लग्जरी नहीं। और ईवी एडॉप्शन थ्री व्हीलर में फास्टर है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप लोअर है। इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना पेट्रोल ऑटो से सस्ता पड़ता है, डेली रनिंग कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस कम है, तो ड्राइवर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है। और जब इकोनॉमिक्स बेटर हो तो एडॉप्शन ऑटोमेटिकली फास्ट होता है। अब देखते हैं थ्री व्हीलर मार्केट के मेजर प्लेयर्स कौन कौन हैं और मार्केट शेयर क्या है। बजाज ऑटो 33%, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी 20%, पियाजियो 15%, टीवीएस मोटर्स 10%। बजाज मार्केट को लीड करता है। ऑटो रिक्शा सेगमेंट में उनका डोमिनेंस डेकेड्स पुराना है। महिंद्रा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में। प्रेयो ब्रांड के साथ वो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर स्पेस में एग्रेसिव पुश कर रहे हैं। पियाजियो पैसेंजर और कार्गो दोनों में मीनिंगफुल प्लेयर है। एपे ब्रांड कमर्शियल सेगमेंट में वेल नोन है। ब्रॉडर ट्रांजिशन ये है, ट्रेडिशनल आईसीई प्लेयर्स इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के प्रेशर में अडेप्ट हो रहे हैं। और ई कॉमर्स और लास्ट माइल डिलीवरी कार्गो थ्री व्हीलर डिमांड को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक सेक्टर है जहां ईवी ट्रांजिशन सबसे पहले विजिबल हो रहा है। थ्री व्हीलर में ईवी पेनिट्रेशन टू व्हीलर से ज़्यादा है। अब स्पेसिफिकली पैसेंजर 3W देखते हैं। सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन यूजफुल है, क्योंकि लीडरशिप यूज केस के हिसाब से चेंज होती है। बजाज ऑटो 40%, पियाजियो 25%, टीवीएस मोटर्स 15%। बजाज क्लियरली डोमिनेंट लीडर है पैसेंजर थ्री व्हीलर में। ऑटो रिक्शा सेगमेंट उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पियाजियो और टीवीएस सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन बजाज का गैप सब्सटेंशियल है। ये सेगमेंट लेवल व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैसेंजर कैटेगरी को ब्रॉडर थ्री व्हीलर मार्केट से सेपरेट करता है। और जब आप कंपनी एनालिसिस करो तो ये डिस्टिंक्शन मैटर करता है। एक कंपनी ओवरऑल थ्री व्हीलर में स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन पैसेंजर सेगमेंट में वीक, या वाइस वर्सा। अब कार्गो थ्री व्हीलर देखते हैं, और यहाँ पिक्चर चेंज होती है। महिंद्रा 35%, पियाजियो 25%, बजाज ऑटो 15%। देखा, पैसेंजर में बजाज लीडर है, कार्गो में महिंद्रा लीडर है। तो लीडरशिप यूज केस के हिसाब से अलग है। महिंद्रा कार्गो में सबसे स्ट्रॉन्ग है, जबकि बजाज पैसेंजर में लीड करता है। पियाजियो दोनों सेगमेंट्स में कंसिस्टेंट प्रेजेंस रखता है, 25% दोनों में। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है जब आप कंपनी पोजीशनिंग एनालाइज करो थ्री व्हीलर इकोसिस्टम के अंदर। अगर कोई कार्गो ग्रोथ पे बेट कर रहा है तो महिंद्रा एनालाइज करो। अगर पैसेंजर सेगमेंट पे फोकस है तो बजाज देखना जरूरी है। अब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। ये एक अंडर अप्रिशिएटेड ग्रोथ ड्राइवर है। एक्सपोर्ट्स एक स्टेबलाइजर हैं साइक्लिसिटी के लिए। जब डोमेस्टिक डिमांड स्लो होती है, एक्सपोर्ट ग्रोथ वॉल्यूम प्रेशर को ऑफसेट कर सकता है। सोचो, इंडिया में मॉनसून खराब हो, रूरल डिमांड स्लो हो, लेकिन अफ्रीका में डिमांड स्ट्रांग हो,
तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स डोमेस्टिक वीकनेस को पार्शियली कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है डिमांड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपोर्ट मार्केट्स इंडिया के लोकल इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंडेंस रिड्यूस करते हैं। आप एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रख रहे, मल्टीपल मार्केट्स में सेल कर रहे हो, तो एक मार्केट स्लो हो तो दूसरा सपोर्ट करता है। दूसरा है करेंसी बेनिफिट्स। रुपी डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि रेवेन्यूज स्ट्रॉन्गर करेंसीज में अर्न होती हैं, डॉलर्स में, यूरोज में, जबकि कॉस्ट्स मोस्टली रुपए डिनोमिनेटेड रहते हैं। अगर रुपया 1 रुपये भी डिप्रिसिएट हो पर डॉलर तो करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट बन सकता है। तीसरा है कंट्री रिस्क। ये दूसरी तरफ की बात है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या रेगुलेटरी डिसरप्शंस एक्सपोर्ट मार्केट्स में वॉल्यूम और रियलाइजेशन को सडनली हर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अफ्रीकन कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए तो वहाँ की सेल्स ओवरनाइट रुक सकती हैं। तो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन ऐड करते हैं, लेकिन साथ में एक्सटर्नल मार्केट रिस्क भी इंट्रोड्यूस करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों साइड्स देखता है। अब बात करते हैं ईवी ट्रांजिशन की। ये शायद इस सेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज है। ईवी ट्रांजिशन बिजनेस को स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज करता है। ये सिर्फ इंजन स्वैप नहीं है, बहुत कुछ बदल रहा है। पहला चेंज, पावर ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक मोटर्स पर जाना, ये फंडामेंटल शिफ्ट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस चेंज होते हैं, सप्लाई चेन्स चेंज होती हैं, रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टाइज चेंज होती है। जो कंपनी डेकेड्स से इंजन्स बनाती आई है, उसे अब इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी सिस्टम्स बनाना सीखना पड़ेगा। ये इजी ट्रांजिशन नहीं है। दूसरा, बैटरी रिलायबिलिटी। ये एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बन जाता है। बैटरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, बैटरी कितने साल चलती है और बैटरी कितनी सेफ है, ये तीनों डायरेक्टली ब्रांड ट्रस्ट को इफेक्ट करती हैं। एक भी बैटरी फायर इंसिडेंट और ब्रांड को सालों का डैमेज हो सकता है। कस्टमर कॉन्फिडेंस एक दिन में टूट सकती है। तीसरा, न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर। एविस में लोअर एंट्री बैरियर्स हैं। आईसीई में इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत मुश्किल है, सालों लगते हैं, करोड़ों पैसे लगते हैं। लेकिन ईवी में इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, जो नए प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं। कंपटीशन बढ़ सकता है, मार्केट शेयर फ्रेगमेंट हो सकता है। ओला, एथर, रिवॉल्ट, ये सब नए प्लेयर्स हैं जो ईवी की वजह से मार्केट में आए। आईसीई में ये एंट्री नहीं कर पाते। की मैसेज ये है, ईवी सक्सेस एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस और कॉस्ट इंप्रूवमेंट पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ। टेक्नोलॉजी अलोन इनफ नहीं है। टेक्नोलॉजी सबके पास आ सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन, क्वालिटी, स्केल, सर्विस नेटवर्क, ये डिफरेंशिएट करता है। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, ईवीज में क्या ट्रैक करना चाहिए। एक सिंपल फ्रेमवर्क। पहला इंडिकेटर, कॉस्ट पर किलोमीटर। रफली 2 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर फॉर ईवीज। ईवी एडॉप्शन तब चलती है जब ये क्लियर ऑपरेटिंग कॉस्ट एडवांटेज आईसीई पे मेंटेन हो। पेट्रोल बाइक रफली 2 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर लाती है, डिपेंडिंग ऑन माइलेज और फ्यूल प्राइस। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सिमिलर रेंज में है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होने पे ये और कम हो सकता है। इससे टाइम के साथ ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर कॉस्ट एडवांटेज श्रिंक हो तो एडॉप्शन स्लो हो सकता है। दूसरा इंडिकेटर, बैटरी वारंटी। रफली 5 to 8 ईयर्स। वारंटी ड्यूरेशन मैन्युफैक्चरर कॉन्फिडेंस सिग्नल करता है। अगर कंपनी 8 साल की वारंटी दे रही है, उसे अपनी बैटरी पे ट्रस्ट है। लेकिन ये फ्यूचर लायबिलिटी रिस्क भी इम्प्लाई करता है। अगर बैटरीज शेड्यूल से पहले फेल हों तो कंपनी को रिप्लेसमेंट कॉस्ट्स बेयर करने पड़ेंगे। तीसरा इंडिकेटर, सर्विस रेडीनेस। रफली 70% अभी। ये रेफर करता है कि कितने % डीलर्स ईवी सर्विसिंग के लिए इक्विप्ड हैं। सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना प्रोडक्ट क्वालिटी अलोन इनफ नहीं होगा। कस्टमर को प्रॉब्लम हो और सर्विस सेंटर 100 किलोमीटर दूर हो तो वो नेक्स्ट टाइम ईवी नहीं खरीदेगा। और यहाँ क्लोजिंग मैसेज डायरेक्ट है, रिलायबिलिटी मैटर्स मोर देन हाइप। क्वालिटी इश्यूज, बैटरी फेलियर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स ईवी प्रोग्राम्स को डिले कर सकते हैं और मेजर कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी कोई ईवी कंपनी एनालाइज करो, हाइप से ज़्यादा रिलायबिलिटी ट्रैक करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये शायद इस सेक्टर का सबसे अंडररेटेड इनसाइट है। प्रोडक्ट मिक्स इक्वल्स प्रॉफिट मिक्स।
क्यों? क्योंकि मिक्स वॉल्यूम से ज़्यादा मैटर करता है। एक कंपनी 10 लाख बाइक सेल करे, अगर सब कम्यूटर हैं तो मार्जिन्स एवरेज होंगे। दूसरी कंपनी 8 लाख बाइक सेल करे लेकिन 30% प्रीमियम है तो मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं। कम वॉल्यूम बेटर प्रॉफिट, ये मिक्स का पावर है। मार्जिन डिफरेंसेस देखिए। प्रीमियम मोटरसाइकिल्स रफली 45% ग्रॉस मार्जिन्स दे सकते हैं। कम्यूटर बाइक्स 30 से 35%। ये 10 to 15 परसेंटेज पॉइंट का गैप है, बहुत सिग्निफिकेंट है। स्कूटर्स वर्सेस बाइक्स। स्कूटर्स टिपिकली इक्विवेलेंट कम्यूटर मोटरसाइकिल से बेटर मार्जिन्स ऑफर करते हैं। ICE वर्सेस EV मिक्स। ICE करंटली बेटर मार्जिन्स देता है, लेकिन ये चेंज हो रहा है जैसे EV कॉस्ट कर्व्स इंप्रूव हो रहे हैं, बैटरी प्राइसेस गिर रहे हैं, स्केल बढ़ रहा है, तो EV मार्जिन्स टाइम के साथ इंप्रूव होंगे। एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक। एक्सपोर्ट्स हायर रियलाइजेशंस और बेटर मार्जिन्स ऑफर कर सकते हैं। कोर टेकअवे ये है, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करता है। एक कंपनी वॉल्यूम्स ग्रो कर सकती है लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्म कर सकती है अगर मिक्स डिटेरियोरेट हो, और एक कंपनी वॉल्यूम्स मेंटेन करे लेकिन मिक्स इंप्रूव करे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ये न्यूआंस समझना ज़रूरी है। अब नए लॉन्चेस को इवैल्यूएट कैसे करें? ये बहुत कॉमन सिचुएशन है इन्वेस्टर्स के लिए। नया मॉडल लॉन्च हुआ, एक्साइटमेंट है, स्टॉक पे रिएक्शन आता है, लेकिन क्या वो लॉन्च एक्चुअली वैल्यू क्रिएट करेगा? एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क फॉलो करिए। 4 स्टेप्स। स्टेप 1, इनिशियल बुकिंग्स। बुकिंग नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन ये रेवेन्यू के इक्वल नहीं है। बहुत सारी बुकिंग्स कन्वर्ट नहीं होती, कुछ लोग कैंसिल करते हैं, कुछ लोग वेट नहीं कर पाते, कुछ लोग कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो बुकिंग्स का नंबर एक्साइटिंग लगता है लेकिन इससे रेवेन्यू मत समझो। स्टेप 2, डिलीवरी रैंप अप। कंपनी कितनी क्विकली एक्चुअल डिलीवरी स्केल कर सकती है, ये मैटर करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस और रियल डिमांड दोनों रिफ्लेक्ट करता है। अगर बुकिंग्स 1 लाख हैं लेकिन 3 महीने में सिर्फ 10,000 डिलीवर हुए तो या तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम है या डिमांड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टेप 3, फील्ड परफॉर्मेंस। कस्टमर रिव्यूज़, वारंटी क्लेम्स, सर्विस इश्यूज़, ये यहाँ क्रिटिकल हो जाते हैं। अर्ली क्वालिटी प्रॉब्लम्स एक लॉन्च को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक बैटरी फायर वीडियो वायरल हो जाए और मंथ्स का गुडविल खत्म। स्टेप 4, सस्टेन्ड वॉल्यूम्स। ट्रू टेस्ट इनिशियल एक्साइटमेंट फेड होने के बाद आता है, एस्पेशली रफली 6 मंथ्स के बाद। पहले 3 मंथ्स में अर्ली अडॉप्टर्स खरीदेंगे, लेकिन 6 मंथ्स के बाद तब पता चलता है कि मास मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। डिसिप्लिन पॉइंट सिंपल है, बुकिंग्स डू नॉट इक्वल डिलीवरीज, और एग्जीक्यूशन क्वालिटी डिटरमाइन करती है कि लॉन्च वैल्यू क्रिएट करेगा या नहीं। अब वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो समझते हैं। ये फाइनेंशियल हेल्थ का विंडो है। पहला टॉपिक, डीलर इन्वेंट्री साइकिल्स। ये समझना इंपॉर्टेंट है। OEMs क्वार्टर एंड के पास डीलर्स को इन्वेंट्री पुश कर सकते हैं टारगेट्स मीट करने के लिए। कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे दिखाने हैं तो मार्च एंड में या दिसंबर एंड में डीलर्स को एक्स्ट्रा स्टॉक भेज दिया, रेवेन्यू बुक हो गया। लेकिन ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल डिस्टॉर्शंस क्रिएट करता है। व्हीकल्स डीलर के पास खड़े हैं, कस्टमर ने अभी खरीदा नहीं। स्पेसिफिकली इससे चैनल स्टफिंग कहते हैं, और ये एक रेड फ्लैग है अगर कंसिस्टेंटली हो। दूसरा टॉपिक, इंसेंटिव इम्पैक्ट। हायर डीलर इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स कैश रियलाइजेशन रिड्यूस करते हैं। कंपनी ने 80,000 की बाइक बोला लेकिन डीलर को 5,000 का इंसेंटिव दिया तो एक्चुअल रियलाइजेशन 75,000 हुआ। और अगर इंसेंटिव्स बढ़ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये वीक डिमांड या कम्पिटिटिव प्रेशर सिग्नल कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक, स्पेयर्स स्टेबलाइज कैश। आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स क्विक कैश जनरेट करते हैं लो वर्किंग कैपिटल नीड्स के साथ, जो डाउनटर्न्स में स्टेबिलिटी सपोर्ट करता है। बाइक की सेल स्लो हो सकती है लेकिन जो बाइक्स ऑलरेडी रोड पे हैं उनकी सर्विसिंग तो चलती रहती है, पार्ट्स तो लगते रहते हैं, तो आफ्टर मार्केट कैश फ्लो स्टेबल रहता है। मेजर टेकअवे ये है, कैश कन्वर्जन क्वालिटी एक बिजनेस हेल्थ सिग्नल है। स्ट्रॉन्ग रिपोर्टेड ग्रोथ विथ वीक कैश जनरेशन डीपर इश्यूज इंडिकेट कर सकता है। रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कैश नहीं बढ़ रहा, इन्वेस्टिगेट करो, कुछ तो गड़बड़ है।
अब एक सिंपल स्कोर कार्ड बनाते हैं सेक्टर एनालिसिस के लिए। 5 मैट्रिक्स, सिंपल, इफेक्टिव। पहला, वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर। इन्हें साथ में ट्रैक करो। ये दोनों सेपरेटली देखने से पूरी पिक्चर नहीं मिलती। ग्रोइंग मार्केट में शेयर गेन करना पावरफुल है। इसका मतलब कंपनी इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रही है। ग्रोथ कंडीशंस में शेयर लूज करना वीकनेस सिग्नल करता है। चाहे वॉल्यूम्स बढ़ भी रहे हों, अगर मार्केट तेज बढ़ रहा है और आप स्लो हैं तो प्रॉब्लम है। दूसरा, एवरेज सेलिंग प्राइस यानी ASP। ये प्राइसिंग पावर और प्रोडक्ट मिक्स ट्रैक करने में मदद करता है। राइजिंग ASP यूजुअली प्रीमियमाइजेशन इंडिकेट करता है। कंपनी बेटर बाइक्स बेच रही है, कस्टमर्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। फॉलिंग ASP डिस्काउंटिंग प्रेशर इंडिकेट कर सकता है, कंपनी को बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ रहा है। तीसरा, EBITDA मार्जिन। इससे कंसिस्टेंसी के लिए ट्रैक करो, सिर्फ पीक्स के लिए नहीं। एक क्वार्टर में 18% मार्जिन आ गया, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर 12% हो गया, ये अच्छा नहीं है। साइकिल्स के थ्रू स्टेबल मार्जिन्स स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूशन और प्राइसिंग पावर सजेस्ट करते हैं। चौथा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE। कैपिटल एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव क्वालिटी मेजर करता है। 25% से ऊपर ROCE स्ट्रॉन्ग मोट और क्वालिटी मैनेजमेंट का साइन है। अगर कंपनी 100 रुपये इन्वेस्ट करे और 25 रुपये से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे तो वो कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। पांचवा, नेट कैश या डेट पोजीशन। साइक्लिकल रेजिलियंस के लिए मैटर करता है। नेट कैश कंपनीज डाउनटर्न्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। जब सेल्स स्लो हों तो डेट वाली कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। नेट कैश कंपनी को ये प्रेशर नहीं है। इन मैट्रिक्स को क्वार्टरली ट्रैक करो और पीयर्स से कंपेयर करो, तभी पिक्चर क्लियर होगी। अब समझते हैं EBITDA मार्जिन को क्या ड्राइव करता है, क्योंकि मार्जिन समझे बिना प्रॉफिटेबिलिटी समझ नहीं आएगी। 4 मेजर ड्राइवर्स हैं। पहला, कमोडिटी प्राइसेस। स्टील और एल्युमिनियम कॉस्ट स्विंग्स डायरेक्टली मार्जिन्स अफेक्ट करते हैं। ये समझो, अगर स्टील का प्राइस 10% बढ़ जाए और कंपनी तुरंत प्राइस हाइक ना कर पाए तो EBITDA मार्जिन कंप्रेस हो जाएगा। एक क्वार्टर में भी ये विजिबल हो सकता है। दूसरा, ऑपरेटिंग लेवरेज। जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट्स बेटर एब्जॉर्ब होते हैं और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री का रेंट सेम है, चाहे 1 लाख बाइक्स बनाओ या 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम हुआ, मार्जिन बेटर हुआ। यूटिलाइजेशन लेवल्स यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। अगर प्लांट 60% कैपेसिटी पे चल रहा है बनाम 85% कैपेसिटी पे, तो मार्जिन का डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा, मिक्स अपग्रेड। प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स और एक्सपोर्ट्स की तरफ मूव करना मार्जिन्स इंप्रूव करता है, बिना वॉल्यूम ग्रोथ के भी। सेम फैक्ट्री, सेम वर्कफोर्स, लेकिन अगर प्रीमियम बाइक्स का शेयर बढ़े तो पर यूनिट प्रॉफिट बढ़े। चौथा, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन। एक्सपोर्ट्स बेटर मार्जिन्स सपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स और करेंसी एडवांटेजेस की वजह से। कुछ मार्केट्स में कंपटीशन कम है, प्राइसिंग पावर ज़्यादा है और करेंसी बेनिफिट बोनस है। की कंक्लूजन ये है, मार्जिन स्टेबिलिटी मैटर्स मोर देन पीक मार्जिन्स। एक क्वार्टर में 20% मार्जिन आ गया, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर 12%, ये वॉलेटिलिटी है। कंसिस्टेंटली 15 से 16%, ये स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इस मॉड्यूल में हमने कवर किया 3 व्हीलर मार्केट का स्ट्रक्चर, पैसेंजर वर्सेस कार्गो का डिफरेंस, एक्सपोर्ट्स का रोल एज अ सेकेंड ग्रोथ इंजन, EV ट्रांजिशन में क्या फंडामेंटली चेंज होता है, प्रोडक्ट मिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन, न्यू लॉन्चेस को इवैल्यूएट करने का फ्रेमवर्क, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो के सिग्नल्स, और की मैट्रिक्स जो हर इन्वेस्टर को ट्रैक करने चाहिए। अब मॉड्यूल 3 में हम इन्वेस्टर लेंस लगाते हैं। ROCE क्या बताता है, बैलेंस शीट्स कैसे कंपेयर करें, रिस्क्स क्या मॉनिटर करें, वैल्यूएशन कैसे समझें, और एक क्लियर बिगनर फ्रेमवर्क। सो लेट्स मूव ऑन।